Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Well, students, this is Dr. Ajay Kumar Singh, Assistant Professor, Faculty of Law, BHU. This is my 20th lecture, to which I am going to discuss. यह इस विषय का जो आज के व्याख्यान का जो टॉपिक है वह है भारतीय संविधान की संघात्मक प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर के एक प्रारंभ में ऐसा बहस था कि जो संविधान की जो प्रकृति है वह क्या भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है या एकात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है। किसी विधिशास्त्री के द्वारा यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान जो है क्वासाई फेडरल है, नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी। न तो यह विशुद्ध रूप से परिसंघात्मक है, न तो विशुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है। यह क्वासाई फेडरल है। इट इज़ पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान की जो नेचर है, जो प्रकृति है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वह संघात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है या एकात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है। चूँकि यह स्लाइड मैंने हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया है और ये पूरा प्रयास किया है कि संघात्मक संविधान के वे कौन से टेस्ट हैं, कौन से मानदंड हैं जिन मानदंड के आधार पर किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान को कहा जा सकता है कि वह संघात्मक है, और वे कौन से तत्व एलिमेंट होंगे जिन तत्वों के आधार पर किसी भी संविधान को हम संघात्मक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस व्याख्यान में स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि कौन से प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक संविधान की को मान्यता प्रदान करते हैं। तो आप देखें, जो टेस्ट है किसी भी देश के संविधान को टेस्ट करने के लिए कि वह संघात्मक है या एकात्मक है, 5 पॉइंट उसके टेस्ट के लिए हैं। पहला कि संघात्मक संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता है दूसरा पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड। थर्ड है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान होता है। और फोर्थ पॉइंट है संविधान की अनम्यता, ये रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अनम्य है, कठोर है, उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वह थोड़ा सा कठिन है, जटिल है। तो संविधान की अनम्यता चौथा पॉइंट है। पांचवा है न्यायपालिका का निष्पक्षता, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। ये 5 तत्व किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था को रिकॉग्नाइज करते हैं। संघात्मक व्यवस्था के ये 5 आवश्यक लक्षण हैं। और फिर संविधान के अंतर्गत अगर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारतीय संविधान में देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श भी नहीं किया जाता। तो आक्षेप किया जाता है कि इसमें केंद्र जो है राज्य पर अपनी जो मर्जी को थोपता है, राज्यपाल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करता है, अस्थिर करने का प्रयास करता है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब केंद्र और राज्य में दलीय समानता हो। राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। राज्य सूची के विषय पर संघ की कानून बनाने की शक्ति है। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी केंद्रीय संसद कानून बना सकती है। और राष्ट्रीय आपात में तो केंद्र की जो सरकार है वह राज्य की सभी शक्तियों को अपने पास एज्यूम कर लेती है। राज्य के शासन प्रशासन को वह केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भी जो इसके संघात्मक व्यवस्था को या संघात्मक होने पर आघात पहुंचाते हैं, आक्षेपित करते हैं। तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था के जो 5 आवश्यक लक्षण हैं कि संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान का होना, शक्तियों का विभाजन होना, संसद में
संसद की संशोधन का जटिलता का होना, न्यायपालिका की निष्पक्षता, यदि 5 तत्व भारतीय संविधान में मौजूद होंगे तो हम कह सकेंगे कि भारतीय संविधान भी संघात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है। तो अब देखते हैं एक एक करके स्लाइड के माध्यम से कि भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या शक्तियों का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर है। यदि सेपरेशन ऑफ पावर है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो संघात्मक व्यवस्था का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर, वह हम ये कह सकेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भी शक्तियों का विभाजन है। आप स्लाइड पर देखें। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार की लिस्ट दी गई है। उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। जो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट मैटर हैं, इस संघ सूची में वर्णित विषय पर केवल और केवल संसद कानून बनाती है। राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची जो तीसरी जो कंकरेंट लिस्ट है, उस समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। तो अब शक्तियों का जो विभाजन है भारतीय संविधान के अंतर्गत, वह स्पष्ट रूप से दिखता है कि राज्य विधानमंडल राज्य सूची में जो विषय हैं 67 उस पर कानून बनाएंगे, और संसद जो है राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं संघ सूची में, उस राष्ट्रीय महत्व के संघ सूची में वर्णित विषयों पर केंद्रीय संसद कानून बनाएगी। और कुछ ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे होंगे जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, जिसका उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। तो जो प्रथम आवश्यक तत्व है, और ये पूछा जाए कि इन 5 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो उत्तर होना चाहिए कि शक्तियों का अगर विभाजन नहीं रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा, तो संघात्मक व्यवस्था उस लोकतांत्रिक देश में संघात्मक सरकार, संघात्मक स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। तो किसी भी देश के संविधान में अगर शक्तियों का विभाजन नहीं है, केंद्र और उसके यूनिट में जो सेंटर उसके यूनिट हैं, इकाइयां हैं, राज्य हैं, यदि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तो वह इसका मतलब हो जाएगा कि उसमें वह संविधान संघात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान नहीं करता। परंतु हमारे भारतीय संविधान की आर्टिकल 246 के अंतर्गत इन 3 सूचियों को, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को देखा जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है, इस संविधान के इस प्रावधान को देख करके कहा जा सकता है कि संघात्मक व्यवस्था का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है शक्तियों का विभाजन, उसे भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। अब ये बात शक्तियों का विभाजन हो गया। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संघात्मक संविधान का, वह भारतीय संविधान में मौजूद है। हमने आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब दूसरा देखते हैं कि जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है संघात्मक व्यवस्था का, वह संविधान की सर्वोपरिता, संविधान सर्वोपरि, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका है चाहे वह इंग्लैंड है, जहाँ पे भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जो देश की सर्वोच्च विधि है वही संविधान है, और संविधान ही सर्वोच्च है। न तो वहाँ की पार्लियामेंट सर्वोच्च है, न तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। अगर सर्वोच्च है तो उस देश का लिखित संविधान और सभी सरकार के अंग, जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अपनी शक्तियाँ उसी संविधान से ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह संविधान से ही वह प्राप्त करते हैं ये शक्ति। और भारत के संदर्भ में अगर हम कहें तो भारतीय संविधान भी देश की सर्वोच्च विधि होने के कारण भारत में सरकार के 3 अंग अपने प्राधिकार अधिकार संविधान से ही ग्रहण करते हैं। उच्चतम न्यायालय भी जो कुछ भी निर्णय देता है वह संविधान के दायरे में रहते हुए, संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वह भी संविधान के दायरे में रहते हुए ही कानून बनाए जाते हैं। यदि संसद के द्वारा बनाया गया वह कानून जो संविधान के भाग 3 या किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उच्चतम न्यायालय उस संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान की जो सर्वोपरिता है वह उच्चतम न्यायालय और पार्लियामेंट को न दे करके जो हमारा डॉक्यूमेंट संविधान भारत का है वही सर्वोपरि है।
अब इसको उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से भी देख सकते हैं। मैंने स्लाइड पर एक लिखा है, बी.आर. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जनादेश संविधान पर अभिभावी नहीं हो सकता है। अब एक केस अगर आपको हम बताएं, याद होगा छात्रों को, तो तमिलनाडु में जो विधानसभा का निर्वाचन हुआ, उस विधानसभा के निर्वाचन में सुश्री जयललिता को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ और जयललिता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे पहले ही न्यायालय में लंबित थे। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे। अब 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने के पश्चात विधानमंडल के उस पार्टी के सभी सदस्यों ने सुश्री जयललिता को मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न इस मामले में था, बी.आर. कपूर के द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें यह सुप्रीम कोर्ट से जानने का प्रयास किया गया कि क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, क्या राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री निर्वाचित कर सकता है जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले लंबित हों और निचले न्यायालय के द्वारा वह भ्रष्टाचार के मामले में दोषित किया जा चुका है। चूंकि भारतीय संविधान में केवल इतना ही प्रावधान लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 163-164 के अंतर्गत, कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब ये नहीं लिखा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी वह भ्रष्टाचारी होगा या नहीं, लेकिन संविधान निर्माताओं की निश्चित रूप से मंशा नहीं रही होगी कि किसी भ्रष्टाचार से आरोपित व्यक्ति को किसी प्रदेश का मुखिया बनाया जा सकता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न था उच्चतम न्यायालय के समक्ष कि क्या जनादेश किसी भी पार्टी को मिला है, और जनादेश यदि किसी भी विधानसभा के निर्वाचन में किसी भी व्यक्ति को, किसी पार्टी को अगर बहुमत मिला है, जनता का आदेश मिला है सरकार चलाने का, और उस व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे लंबित हैं, तो क्या ऐसी स्थितियों में उस व्यक्ति को भी प्रदेश का नेतृत्व दिया जा सकता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? चूंकि संविधान में लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये नहीं लिखा हुआ कि वह किस आचरण का दोषी है या नहीं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जनादेश संविधान पर अभिभावी नहीं हो सकता, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता, यद्यपि जनादेश उसके पक्ष में हो, परंतु यदि भ्रष्टाचार का दोषी है, भ्रष्टाचार के मुकदमे लंबित हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाना असंवैधानिक होगा। तो हम ये देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया कि भारत में संविधान ही सर्वोपरि है। और मैंने बताया कि यह स्वयं संविधान में ही लिखा गया है कि संसद को क्या कार्य करना है, उच्चतम न्यायालय को क्या कार्य करना है। यह देश का जो सर्वोच्च विधि संविधान ही उनको पावर देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इस पर मुहर लगा दी कि जनादेश संविधान पर अभिभावी नहीं हो सकता, जनादेश संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। यदि संविधान में किसी भी ऐसे व्यक्ति को, संविधान निर्माताओं की कभी इच्छा नहीं, मंशा नहीं रही होगी कि भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया जाए, तो एक बात क्लियर हो गई बी.आर. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में कि जनादेश संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, और इस रूप में जयललिता को मुख्यमंत्री से हटना पड़ा। और आप ये जान करके ताज्जुब होगा, वह दूसरा उसका पक्ष है। मैं केवल और केवल यहाँ पर ये जाने कि संविधान की सर्वोपरिता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस्टेब्लिश की गई कि संविधान ही सर्वोपरि है और जनादेश संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वह है लिखित संविधान। संघात्मक व्यवस्था का जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह है लिखित संविधान का होना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व इसलिए है कि हम अगर संविधान को लिखेंगे नहीं, लिखित हो जाने से जो केंद्र और राज्य को स्पष्ट रूप से इस बात का भान हो जाएगा कि केंद्र की विधायिका को क्या करना है, केंद्र की कार्यपालिका को क्या करना है, राज्य की विधानमंडल को क्या करना है, राज्य की विधायिका को क्या करना है। तो लिखित संविधान हो जाने से विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में केंद्र और राज्य अपने अपने मामले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं कि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य को क्या करना है और केंद्र को क्या करना है। इसलिए संविधान का लिखित होना बहुत सारे अनावश्यक मुकदमे को, बहुत सारे अनावश्यक मुकदमेबाजी को या केंद्र राज्य में विवाद को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए विश्व के प्रायः सभी लोकतांत्रिक देशों ने
अपने अपने संविधान को लिखित संविधान के रूप में मान्यता प्रदान किया है। तो अब ये बात हो गई कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, हम इसको देखने का अगर प्रयास करें तो आप सभी ये जानते होंगे कि भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया तो भारतीय संविधान में कुल प्रावधानों की संख्या 395 थी, 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये भारतीय संविधान के लिखित होने के एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित होने के दस्तावेज को प्रमाणित करता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था के जो तीसरा प्रमुखता आवश्यक तत्व है लिखित संविधान का होना, वह भी भारतीय संविधान के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब आते हैं संविधान की अनम्यता का होना। भारतीय संविधान अनम्य है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के संघात्मक संविधान को टेस्ट करने का जो क्राइटेरिया मैंने बताया कि संविधान अनम्य है या नम्य है। नम्यता से तात्पर्य फ्लेक्सिबिलिटी से है और अनम्य से तात्पर्य रिजिडिटी से है, कठोरता से है। संघात्मक संविधान प्रायः अनम्य होते हैं, रिजिड होते हैं, उसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। किसी भी संविधान के अनम्य होने या नम्य होने का केवल और केवल एक ही प्रमाण है कि जिस संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है वह नम्य संविधान होगा, और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होगी हम उसे अनम्य संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सभी विश्व के लोकतांत्रिक देशों के द्वारा संघात्मक व्यवस्था जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। आप चाहे उसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को देखेंगे तो वहाँ पे भी संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, यह आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। अब आप देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान अनम्य है या नम्य है, यह आपके 368 में प्रेस्क्राइब किए गए प्रोसीजर के आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह रिजिड है, बहुत आसान, बहुत सरल नहीं है। संविधान में हमने आपको बताया 2 प्रावधान है। जैसे नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 334 है, तो नए राज्य का निर्माण उत्तराखंड या झारखंड का निर्माण करना है संसद को, तो वह संविधान संशोधन नहीं है। संविधान संशोधन से तात्पर्य आर्टिकल 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत संविधान के किसी प्रावधान को में जोड़ना, घटाना, रिपील करना, यह 368 के अंतर्गत। तो 368 के अंतर्गत जो प्रोसीजर दिया गया, जो पावर दिया गया है, यदि आप उसको देखेंगे तो 2/3 बहुमत है। लोकसभा के 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, राज्यसभा के 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, और विशेष परिस्थिति में जब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रक्रिया में संशोधन करना हो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन से कोई प्रक्रिया में संशोधन करना हो, तो यह बहुत ही जटिल संशोधन, बहुत ही रिजिड अमेंडमेंट होता है। इसमें न केवल लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें राज्यों के विधानसभाओं के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा के द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाना भी आवश्यक होता है, वरना उस संविधान ऐसे संशोधन जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 368 में संशोधन से संबंधित है, उसमें तब तक संशोधन संसद नहीं कर सकती 2/3 बहुमत से जब तक कि राज्यों की आधे से अधिक विधानसभा ने उसका अनुसमर्थन या समर्थन नहीं कर दिया है। तो यह अनम्य संविधान क्यों जटिल होता संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया को क्यों जटिल रखा गया है, रिजिड रखा गया है, उसका केवल और केवल कारण यह है कि उसका दुरुपयोग न होने पाए। यदि जटिल प्रक्रिया नहीं होगी, सरल प्रक्रिया होगी, तो सत्ता पक्ष साधारण बहुमत से कभी भी संविधान में संशोधन करते हुए आसानी से। और आप ये देखें कि भारतीय संविधान के अनम्य होने के बावजूद, जटिल संशोधन प्रक्रिया होने के बावजूद पिछले 75 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो 100 से अधिक बार संशोधन संविधान के प्रावधानों में किया जा चुका है। यह तब जबकि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत आसान नहीं है, जटिल है, 2/3 बहुमत और ये सब। उसके बावजूद भी संशोधन भारतीय संसद के द्वारा संविधान में ज़्यादा किया गया है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की आर्टिकल 368 की जो प्रक्रिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान भी अनम्य है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। अब आते हैं
न्यायपालिका का प्राधिकार। न्यायपालिका के प्राधिकार के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखें सभी छात्र, तो जो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, न्यायपालिका निष्पक्ष होती है और वह निष्पक्षता इसलिए होती है कि संविधान के प्रावधान के निर्वचन का प्रश्न हो या किसी भी संस्था, किसी भी एजेंसी के संविधान के अनुसार कार्य करना हो, यदि न्यायपालिका मजबूत नहीं होगी, निष्पक्ष नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास न्यायपालिका में नहीं होगा, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में नहीं होगा। इसलिए संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका का जो प्राधिकार है, न्यायपालिका का निष्पक्ष होना उसकी एक आवश्यक अपेक्षा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया राज्यों को कि राज्य न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेंगे, अलग करेंगे। ये प्रावधान स्वयं संविधान के आर्टिकल 50 में प्रावधानित किया गया है। तो संविधान के आर्टिकल 50 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। ये तभी संभव है जब कार्यपालिका जिससे कि हस्तक्षेप न कर सके, तो इसलिए कार्यपालिका से उसको सेपरेट कर दिया जाए न्यायपालिका को। अब न्यायपालिका का भारत में प्राधिकार देखना है कि भारत में क्या न्यायपालिका निष्पक्ष रही है नहीं रही है, तो हम उस स्लाइड के माध्यम से देखें। दूसरी तरफ हमने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वह इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय या भारत में जो न्यायपालिका का जो प्राधिकार है, अथॉरिटी है, वह न्यायपालिका भारत में अपने प्राधिकार को सुनिश्चित करने में सफल रही है। उसको दृष्टांत के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत वह चाहे राइट टू फूड हो, भोजन का अधिकार हो, निर्धन व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए राइट टू फ्री लीगल एड की बात हो, या निर्धन व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की बात हो, राइट टू फ्री एजुकेशन की बात हो, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, या राइट टू फ्री लीगल एड, निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात हो, राइट टू फ्री लीगल एड हो, या राइट टू शेल्टर का हो, आश्रय का अधिकार हो। रोटी, कपड़ा और मकान, यह किसी भी लोकतांत्रिक देश में राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने निर्धन व्यक्तियों को रोटी, कपड़े और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करे, वरना उनके लिए मौलिक अधिकार का स्वर्णाक्षरों में प्रावधानित किया जाना संविधान के अंतर्गत वह महत्वहीन होगा। तो इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पहली बार 2002 में यह निश्चित किया गया कि राइट टू फूड जो है, भोजन का जो अधिकार है, यह संविधान के आर्टिकल 21 में प्रत्याभूत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न भाग है। यदि किसी भी व्यक्ति को निर्धनता के कारण या आर्थिक अभाव के कारण वह अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है, भूख से मृत्यु हो जा रही है, तो निश्चित रूप से यह उस राज्य सरकार की संवैधानिक विफलता है जो अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा करने में असफल रही है। इसलिए ये राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करे, भोजन का प्रबंध करे। तो आप देखें कि राइट टू फूड जो है PUCL बनाम भारत संघ AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का कंपोनेंट है। हम न्यायालय के प्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के प्राधिकार की बात करते हैं। राइट टू फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, आप देखें कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कितना कार्य किया गया। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्लेड वाइटल रोल इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, Indian Supreme Court has played important role in transforming the society, Indian society। भारतीय समाज को सुधारने में उच्चतम न्यायालय की जो भूमिका है, आप इन निर्णयों के माध्यम से देख सकते हैं कि राइट टू शेल्टर है, आश्रय का अधिकार है। किसी भी निर्धन व्यक्ति को यदि उसके पास रहने का छत नहीं है तो उसके लिए जीने के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की केस में कहा गया कि राइट टू शेल्टर जो है फंडामेंटल राइट है, निर्धन व्यक्तियों को छत उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो है वह राज्य का संवैधानिक दायित्व है, यह कोई चैरिटी नहीं है। तो अब इस केस के माध्यम से
हमें बताने का प्रयास किए कि न्यायपालिका का प्राधिकार कैसे भारत में, भारतीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट किन किन वादों के माध्यम से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी भारत में समाज सुधार में, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। तो वह न्यायपालिका के प्राधिकार के रूप में आप राइट टू फूड को कर सकते हैं, राइट टू फ्री लीगल एड को कर सकते हैं, राइट टू शेल्टर को कर सकते हैं, राइट टू मेडिकल एड, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के अधिकार को कर सकते हैं, और इसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल कर सकते हैं, प्रदूषण मुक्त जल उपभोग करने का बात इसमें कर सकते हैं। यह न्यायालय के प्राधिकार की बात है, जुडिशरी के प्राधिकार की बात है। और विशेषकर आपने देखा होगा कि इसको जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है कि न्यायालय जो है विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है, यह जुडिशियल इंटरवेंशन है, या PIL जनहित याचिका है। आप एक कल्पना करें कि यदि जनहित याचिका भारत में लागू नहीं की गई होती तो निर्धन व्यक्तियों के लिए न तो भोजन का अधिकार, न तो उनके शेल्टर का राइट हो जाता, आश्रय का अधिकार हो पाता, न तो उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात हुई होती, न तो उनके लिए चिकित्सा, न तो उनके मामले को शीघ्र विचारण करने का अधिकार होता। आर्थिक अभाव के कारण वह जेल में होते या अपने मामले को न्यायालय के संज्ञान तक न्यायालय में नहीं ला पाते। इसलिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जो बेसिक राइट्स हैं, जो नागरिकों के आधारभूत अधिकार हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसको हम जब तक आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से, राइट टू लाइफ से नहीं जोड़कर देखेंगे, तब तक संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार को लिख देने मात्र से हम निर्धन व्यक्तियों की न तो मौत रोक सकते हैं, न तो निर्धन व्यक्तियों को हम समाज की मुख्य धारा में लाकर समाज को विकसित कर सकते हैं। इसलिए राइट टू फूड, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता प्रदान किए गए महत्वपूर्ण अधिकार, महत्वपूर्ण वादों में के माध्यम से किए गए हैं, जिससे कि आज की डेट में भारतीय संसद के द्वारा विधि बनाकर, कानून बनाकर राष्ट्रीय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बोलते हैं, राइट टू फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून संसद के द्वारा बनाया गया, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, निर्धन व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया गया। और ये कानून तभी बनाए गए, आपने देखा होगा कि ये संसद के द्वारा कानून तभी बनाए गए जब भारतीय संसद ने उसके ठीक पहले 10 वर्ष 5 वर्ष पहले कहा कि ये राइट टू लाइफ का, जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग है। यह चाहे वह भोजन का अधिकार हो, चाहे शेल्टर का राइट हो, चाहे मेडिकल सहायता हो, जब तक हम जीने के अधिकार से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम भारतीय समाज में गरीब तबके को हम समाज की मुख्य धारा में नहीं ला पाएंगे। तो हम इन न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के इन योगदानों के माध्यम से, इन केसेस के माध्यम से कह सकते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका की जो प्राधिकार है, जो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, वह इस्टेब्लिश हुई है, वह स्थापित हो चुकी है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था का जो यह तत्व था वह भी पूर्ण करता है, भारतीय संविधान उसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। अब इन डिस्कशन, इन व्याख्यान के माध्यम से हम किस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोपरिता है और अनम्य संविधान है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है। अब सुप्रीम कोर्ट का उस पर विचार देखेंगे, उसके पश्चात ये कहेंगे कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसके आधार पर संविधान के एकात्मक होने के, यूनिटरी होने के फीचर उसमें दिखाई देते हैं। और यह बहस का मुद्दा हमेशा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक संविधान को दर्शित करते हैं। अब उसको हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। आप देखें, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति, आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 352 के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति, नए राज्यों का निर्माण संसद के द्वारा,
कुछ ऐसे ये 4 प्रावधान हैं जहाँ पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति हो या राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद को पावर है। ये ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के संघात्मक स्वरूप पर आघात पहुंचाते हैं और इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक है। तो अब इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या इन प्रावधानों के आधार पर भारतीय संविधान को हम एकात्मक कर सकते हैं या ये प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी मजबूरी या व्यवस्था में रखे गए होंगे। पहला लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। हमने आपको बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक संविधान सभा में बहस हुई कि राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होना चाहिए या इलेक्शन होना चाहिए, वेदर गवर्नर ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। बहुत बहस के पश्चात संविधान सभा में आम सहमति बनी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। इलेक्शन होने पर एक राज्य में दो संवैधानिक पदाधिकारी निर्वाचित हों, मुख्यमंत्री भी निर्वाचित है, राज्यपाल निर्वाचित है, तो हमेशा एक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। राज्यपाल भी सोचेगा इलेक्टेड मेंबर है, सीएम भी, चीफ मिनिस्टर भी सोचेगा कि वो निर्वाचित जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है, तो दोनों में कन्फ्रंटेशन, हमेशा दोनों में एक विरोध बना रहेगा। इसलिए संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति पर सहमति बनी। अब प्रायः ये कहा जाता है कि जो राज्यपाल है वह केंद्र की आंख और नाक है। एक क्वेश्चन आ गया मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए कि राज्यपाल केंद्र सरकार का आंख और नाक है, टिप्पणी करें। तो इसका मतलब आंख और नाक का मतलब है कि केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल आंख नाक दोनों है, अर्थात वह राज्यपाल अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकता है कि राज्य में कानून व्यवस्था सही है या नहीं है। आंख और कान का खुला होना जिस भी किसी व्यक्ति को वाइब्रेंट बनाता है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी केंद्र का आंख और कान कहा गया, जिससे राज्य में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसको सुन सके और उसकी रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को कर सके। क्योंकि राष्ट्रपति को जब तक ये नहीं ज्ञात होगा कि संबंधित राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है या क्या विकास के क्या कार्य हो रहे हैं, इसलिए राज्यपाल को कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार की आंख और कान के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। इसलिए केंद्र सरकार अपनी नीतियों को राज्य पे थोपने का प्रयास करती है। ये आक्षेप राज्य सरकारों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही लगाया जाता रहा है राज्यपालों की नियुक्ति के प्रावधान को लेकर। लेकिन आप देखें दूसरा इसका जो पक्ष है कि राज्यपाल की नियुक्ति करने से क्या दुष्बारियां हो सकती हैं, मैंने आपको ये भी बताया। इसलिए राज्यपाल का नियुक्त किया जाना यह संघात्मक व्यवस्था पर किसी भी प्रकार से आघात नहीं पहुंचाता। यह वास्तव में केंद्र को, सर्व लोकतांत्रिक देश में आप देखेंगे तो संघ सरकार को, केंद्र सरकार को थोड़ी वरीयता दी गई है, थोड़ी मजबूती दी गई है, और उस वरीयता और मजबूती का कारण केवल और केवल है कि देश को अखंड रखना, देश की अखंडता और एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में केंद्र का मजबूत होना जरूरी है, आवश्यक है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भी केंद्र को मजबूत रखा गया कि जब उसकी कोई यूनिट इकाई राष्ट्र से अलग होने की मांग करे तो केंद्र सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कानून के माध्यम से राज्य सरकार में या राज्य सरकारों के अलगाववादी नीतियों को या विघटनकारी शक्तियों को वह दबा सके, नियंत्रित कर सके। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति किया जाना सर्वथा उचित है, जिसके माध्यम से किसी भी राज्य में घटित हो रही गतिविधियों से केंद्र भी अवगत होता रहेगा। ये हो गया राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के जो आक्षेप किया जाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक नहीं है, उस पर मैंने आपको एक बताने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट आप देखें, राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति आर्टिकल 249 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसको करके एक एक करके प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि राज्य सूची में जो भी विषय प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनमें कानून बनाने की केवल और केवल अधिकारिता
राज्य विधानमंडल को है और संघ सूची में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की जो पावर है वह संसद को है। राज्य विधान जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं उस पर कानून बनाने की पावर राज्य विधानमंडल को है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति दी गई सेक्शन 249 में 249 संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 249, वह यह प्रावधान करता है कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य यदि यह प्रमाणित कर दें कि राज्य सूची का कोई विषय जो राज्य सूची में है वह पहले क्षेत्रीय महत्व का था, लेकिन राज्य सूची में वर्णित कोई ऐसा विषय अब वह राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, इसलिए राष्ट्रीय महत्व होने पर अब इस विषय पर संसद कानून बनाने की अधिकारिता रखती है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के द्वारा 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो उस विषय पर कानून बनाने की जो पावर है वह भारतीय संसद को प्राप्त हो जाती है। इस आधार पर यह आक्षेप किया जाता है कि इवन राज्य सूची के विषय पर भी कानून केंद्र बनाने की अधिकारिता पा गया है। परंतु आप देखें कि प्रायः ऐसे सामान्य नियम ही नहीं है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि केंद्र जो है राज्य के लिए कानून बनाए, परंतु विशेष परिस्थितियों में जैसा कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड में, ये ऐसे हमारे राज्य हैं जिनकी भौगोलिक सीमाएं समीपवर्ती राष्ट्रों से, देशों से मिली हुई हैं। अगर ये उस देश से किसी प्रकार से दुरभ संधि कर लें तो भारतीय राष्ट्रपति के लिए यह बहुत ही कठिन होगा उस स्टेट को अपने पास रखने के लिए। इसलिए राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी जानी चाहिए और इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 249 के अंतर्गत संघ को शक्ति प्रदान करके संघ की प्रभुता को, संघ के महत्व को राज्यों पर वह स्वीकार करने के लिए बात कही थी। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर यदि संसद के द्वारा विधि निर्माण होता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह देश की अखंडता और एकता के अनुकूल माना जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए जो एकात्मक संविधान में संविधान के लक्षण के रूप में परिलक्षित होते हैं और समय समय पर इसका विरोध होता रहा है। तो हमने देखा कि कब किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अब तीसरी स्थिति, इसमें तीसरा पॉइंट जो मैंने रेज किया है वह आपातकाल स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये आक्षेप लगाया जाता है केंद्र पर कि इमरजेंसी लागू करके केंद्र राज्य की निर्वाचित विधानसभा को भी, राज्य की सरकार पर भी अपनी नीतियों को थोपने का प्रयास करती है। एक बात छात्रों को जो याद रखना है वह यह याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात लागू होने पर राज्य की विधानमंडल भंग नहीं होती, बस केवल अंतर इतना आता है कि जिस राज्य में, या तो हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपात केवल उसी भूभाग में लगाया जा सकता है जो डिस्टर्ब है केवल राज्य में, या पूरे देश में लगाया जा सकता है। तो जहाँ पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसी राज्य विशेष में की गई है वहाँ पर, या जहाँ पर राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू की गई है, दोनों भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं और दोनों के भिन्न भिन्न दुष्परिणाम भी होंगे। अब देखने का प्रयास करते हैं कि ये आपातकालीन स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून का राज्य पर लागू होना। तो ये आप देखें जो प्रावधान रखा गया है यह सोची समझी रणनीति के तहत विशेष परिस्थितियों में, आपवादिक परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में संघ की कानून बनाने की शक्ति है और सभी विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों ने इस प्रकार के अपने संविधान में प्रावधान किए हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपात लागू होने पर भारत में भी उस केंद्र को यह पावर होना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान केंद्र भी संबंधित राज्य के लिए कानून बना सके। इमरजेंसी ऐसे मामले हैं, राष्ट्रीय आपात हो या नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी, जो राष्ट्रपति शासन, हम लोकप्रिय भाषा में राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर भी जो राज्य की सरकार है वह केंद्र के अधीन हो जाती है। केंद्र अपने राज्य में, उस संबंधित राज्य में जहां आर्टिकल 356 लागू हुआ है वहां पर केंद्र सरकार
अपनी प्रशासन शासन को चलाने का कार्य करती है। तो इस पर भी ये कहा जाता है कि ये जो प्रावधान है ये सेंटर ओरिएंटेड है, सेंटर इसमें मजबूत स्थिति में है और ये राज्यों पर अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं राष्ट्र शासन लागू करके। ये भी जो स्टेट ऑटोनॉमी है, जो ये भी प्रावधान है, वह एकात्मक संविधान की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, चाहे वह नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय आपात हो या स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 हो, दोनों स्थितियों को विशेष परिस्थिति में संविधान निर्माताओं ने देश की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखा था और ये कहा था कि इनका उपयोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होना चाहिए, इनका उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। अब 3 तो ये हो गए। अब एक और है, नए राज्यों का निर्माण संसद के द्वारा। नए राज्यों का निर्माण, जो स्टेट का क्रिएशन है, पार्लियामेंट उसमें राज्यों से सहमति भी नहीं लेती। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया जाता है केंद्रीय संसद पर। आप देखें कि राज्य को प्रस्ताव तो भेजा जाता है कि इस राज्य से, जैसे दृष्टांत के माध्यम से समझें कि उत्तराखंड का निर्माण हुआ होगा, तो वह प्रस्ताव केंद्र संसद के द्वारा संबंधित राज्य की विधानमंडल को, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल को आया होगा कि अब उत्तराखंड राज्य का निर्माण होने जा रहा है। प्रशासनिक आधार पर यह संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठ करके और 300-200 किलोमीटर का शासन प्रशासन चलाया जा सके, इसलिए अब उसमें से एक छोटा राज्य भी बनाया जाएगा, उत्तराखंड बनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य ये आक्षेप करते हैं कि राज्यों की इच्छा के विपरीत भी उनके भौगोलिक मानचित्र को कम कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि भारतीय संविधान स्वयं इस बात की गारंटी प्रदान नहीं करता कि किसी राज्य के भौगोलिक मानचित्र को संसद कम नहीं कर सकती है। ये कभी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में भी और लिखित परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या किसी राज्य के भौगोलिक मानचित्र को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है? एक दूसरा, क्या राज्य की अनुमति के बिना भी राज्य के भौगोलिक मानचित्र को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है? उत्तर हमेशा इसका होगा हाँ। यह राज्य संसद के द्वारा किसी भी राज्य के विधानसभा या विधानमंडल के प्रस्ताव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। बिना राज्य की अनुमति के या बिना राज्य की सहमति के भी राज्य के भौगोलिक मानचित्र को संसद कम कर सकती है, जैसा कि संविधान की आर्टिकल 3 और 4 में लिखा हुआ है। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण यह भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि नए राज्यों के निर्माण में केंद्र की प्रमुखता है, केंद्र की संसद की बहुल प्रमुखता है, डोमिनेंस है, और राज्य सरकारें आक्षेप करती हैं कि राज्य की अनुमति और सहमति के बिना भी संसद राज्य के भौगोलिक मानचित्र को बदल देती है, जो कि संविधान सम्मत नहीं है और संघात्मक व्यवस्था के विपरीत प्रावधान प्रतीत होते हैं। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जितने भी ये प्रावधान हैं, वे प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत एकात्मक लक्षण को दर्शित करते हैं, लेकिन ये प्रावधान विशेष परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे। ऐसे संसद को जो प्रमुखता दी गई है, जो पार्लियामेंट का डोमिनेंस है, वह जानबूझ करके केंद्रीय संसद को अत्यधिक पावर दिया गया है, जिससे कि देश में अलगाववाद कम हो सके या अलगाववादी ताकतों या पृथकतावादी शक्तियों को कम किया जा सके। इसलिए संसद की पावर को ज़्यादा रखा गया है, केंद्र को मजबूत रखा गया है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी केंद्र मजबूत है। संघ को शक्ति ज़्यादा दी गई है संविधान के द्वारा ही। और हमारे यहाँ भी ये जो पावर दिए गए हैं, चाहे राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के है या राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का है, उसमें केंद्रीय संसद की प्रमुखता देखने को मिलती है। परंतु इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि यद्यपि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक संविधान की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, परंतु फिर भी हमें नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान संघात्मक नहीं है। भारतीय संविधान संघात्मक है, और संघात्मक संविधान के जो 5 आवश्यक तत्व हैं, शक्तियों का विभाजन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लिखित संविधान, ये सभी भारतीय संविधान के अंतर्गत मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है। अब इस पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का विचार क्या है कि संघात्मक है या नहीं है।
उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले उस कंपोनेंट को स्टार्ट करें। एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे, आप ये देखें जो एकात्मक संविधान के लक्षण है, जिन आधारों पर आक्षेप किया जाता है कि भारतीय संविधान एकात्मक है। भारतीय संसद को ये भी पावर दिया गया है कि वह किसी भी समय यदि राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से इस बात को प्रमाणित कर दें कि एक अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, तो उस अखिल भारतीय सेवा के सृजन का जो दायित्व है वह भारतीय संसद को सौंपा गया है। भारतीय संसद में भी राज्यसभा यदि प्रस्ताव के माध्यम से 2/3 प्रस्ताव के माध्यम से साबित कर दे कि ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत यह पद सृजित किया जाए, तो उस अखिल भारतीय सेवा पद सृजित करने के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव, जिसको लोकसभा सहमति प्रदान कर दे, संसद की प्रभुता को, संसद की महत्ता को राज्य के ऊपर दर्शित करता है। राज्य आक्षेप करते हैं कि अभी एक ऐसा प्रावधान है जो राज्य के ऑटोनॉमी पर, राज्य की स्वायत्ता पर कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक यूनिटरी फीचर हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन आधारों पर भारतीय संविधान संघात्मक नहीं है। अब ये जो 2 टेस्ट हो गए कि अगर 5 तत्व होंगे तो हम संघात्मक कहेंगे, और ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसको हम एकात्मक संविधान कहते हैं, एकात्मक संविधान की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन ये प्रावधान एकात्मक संविधान नहीं है, बल्कि यूनिटरी तो दिखते हैं कि इसमें यूनिलैटरली जो है, यूनिलैटरल एक्ट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा। केंद्र राज्य की अनुमति सहमति के बिना भी कुछ ऐसे निर्णय ले रहा है जो राज्य के हित में नहीं हो सकता है, या राज्य के विषय पर भी, जो वास्तव में वह विषय राज्य पे आता है, उस पर भी निर्णय केंद्र ले रहा है, तो राज्यों के द्वारा आक्षेप किया जाता है कि ये केंद्र की मनमानी है, या केंद्र अपने वर्चस्व को राज्यों पर थोपने का प्रयास करता है। परंतु फिर भी आपने देखा कि जो ये प्रावधान हैं विशेष परिस्थितियों में, आपवादिक परिस्थितियों में भारत की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो हम केवल निष्कर्ष के रूप में ये कहेंगे कि भारतीय संविधान जो है वह संघात्मक है। जो कुछ प्रावधान उसमें एकात्मकता को दर्शित करते हैं, हम वे अपवाद के स्वरूप रखे गए हैं, उनके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संविधान संघात्मक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है संघात्मक। ये तो मैंने आपको दोनों सैद्धांतिक पक्ष बता दिया कि 5 पॉइंट हैं जो संघात्मक संविधान के लिए आवश्यक हैं, और कुछ 4 ऐसे पॉइंट हैं जो जिससे आक्षेप लगाए जाते रहे अभी तक कि इन 4 पॉइंटों पर यदि बिंदुओं पर देखा जा सकता है कि भारतीय संविधान एकात्मक प्रतीत होता है, और केंद्र ज़्यादा मजबूत है, राज्य कमज़ोर स्थिति में है, यह एकात्मक संविधान की तरफ इशारा करता है। मैंने आपको बताया कि ये मामले देश के परिस्थिति और काल पर भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान बनाए गए हैं, और ये विकल्प के रूप, यह अपवाद के रूप में माना जाना चाहिए। अब आते हैं उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है। व्हाट इज व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर्टेनिंग टू फेडरलिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है, उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। आप ये देखें, सबसे पहला मामला ये 1963 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। मैंने स्लाइड पर लिखा है कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में पहली बार ये पूछा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, कि क्या भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। तो यद्यपि बहुमत ने कहा कि भारतीय संविधान पर संघात्मक नहीं है, ये देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है चेंज होता है। 1963 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, नेचर है, वह फेडरल नहीं है, संघात्मक नहीं है। परंतु उसी 1963 में ही जस्टिस सुब्बा राव के द्वारा अपना अल्पमत का जो ऑब्जर्वेशन था, अल्पमत का जो विचार था, वो ये था कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है, और संघात्मक संविधान के जो 5 आवश्यक तत्व हैं, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोपरिता,
वह भारतीय संविधान में मौजूद हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है। परंतु ये डिसेंटिंग ओपिनियन था, सुब्बा राव के अल्पमत का निर्णय था, तो अल्पमत जो है बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, उनकी बातों को उसमें ध्यान में नहीं रखा गया। परंतु सुब्बा राव के द्वारा व्यक्त किया गया अल्पमत का वह विचार एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ AIR 1993 94 सुप्रीम कोर्ट के केस में मान्यता प्राप्त हुआ। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट की केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णित किया गया कि भारतीय संविधान पर संघात्मक व्यवस्था को मान्यता प्रदान करता है और भारतीय संविधान परसंघीय ढांचा है, परिसंघात्मक है, फेडरल है। न तो यह क्वासाई फेडरल है, न तो यह यूनिटरी है, बल्कि यह भारतीय संविधान संघात्मक संविधान को मान्यता प्रदान करता है। अब एस.आर. बोम्मई की केस से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय संविधान संघात्मक है और एकात्मक नहीं है। परंतु इस एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ AIR 1994 के पहले भी हमने जैसा कि आपको बताया केशवानंद भारती की केस में ही, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 की केस में ही, और बाद में इंदिरा नेहरू वर्सेस रामनारायण की केस, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ की केस में, यहाँ तक आते आते सुप्रीम कोर्ट के विचार में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का जो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह संघात्मक है, फेडरल है। और मैंने आपको बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट के विचार में परिवर्तन 1963 में कहा कि यह संघात्मक नहीं है, पर यह फेडरल नहीं है, और परंतु 1973 में आते आते बोला कि नहीं, जो संविधान का परिसंघात्मक स्वरूप है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह भी संविधान का आधारभूत ढांचा है और संसद संशोधन के माध्यम से उसे समाप्त नहीं कर सकती कि केवल एक सरकार होगी, केंद्र में केवल एक सरकार होगी, वन पार्टी सिस्टम होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन है तो है, लिखित संविधान है तो है। यह जो संविधान के आधारभूत ढांचे हैं, पर संघात्मक व्यवस्था के जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जो एसेंशियल फीचर हैं वह संविधान में मौजूद हैं। अतः यह कहा, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। तो ये हो गया भारतीय संविधान के नेचर को लेकर के। मैंने आपको बताया कि प्रायः प्रारंभिक परीक्षा और लिखित परीक्षा में प्रश्न एक आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है या दोनों है? टिप्पणी करें। तो अब मुझे लगता है कि अभी भी कन्फ्यूजन बना रहता है भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप को लेकर के, लेकिन इस व्याख्यान के बाद आप सभी को यह बहुत ही क्लैरिटी हुई होगी, स्पष्टता हुई होगी कि भारतीय संविधान संघात्मक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी 1973 में और 1994 में कि जो संघात्मक व्यवस्था है, सरकार का जो संघात्मक स्वरूप है, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है और दैट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो मुझे लगता है कि अब इन बातों के अतिरिक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिसके आधार पर हमें देखने का प्रयास करेंगे कि क्या भारतीय संविधान को कभी ऐसे कुछ स्टेटमेंट आते हैं जिसमें केसी व्हीयर का नाम है। मैंने बताया ना कि केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक की संज्ञा दी थी, क्वासाई फेडरल की संज्ञा दी थी। अब इस स्लाइड के माध्यम से यदि हम इसमें एक सबसे हमने बताया कि जो 5 एलिमेंट हैं संघात्मक व्यवस्था के, कभी कभी यही पूछा जाता है कि एक तो क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघात्मक संविधान का भाग नहीं है। तो आप 5 तत्वों जब तक याद नहीं रहेगा तब तक यू वोंट बी इन पोजीशन टू गिव प्रॉपर रिप्लाई। ये जब तक ये 5 तत्व नहीं याद होंगे तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। इन 5 में से यदि पूछा जाए कि विच वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म, संघात्मक व्यवस्था का जो सबसे प्रमुख तत्व इसमें से क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि शक्तियों का विभाजन है, संविधान की संविधान सर्वोच्चता, यह सबसे 1 नंबर पर होना चाहिए, या लिखित संविधान है, यह 1 नंबर पर होना चाहिए। इन आउट ऑफ 5 जो एलिमेंट हैं
जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है वह है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, सबसे उपयुक्त आंसर ये होगा कि 5 तत्वों में शक्तियों का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण तत्व। यदि शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो कोई भी, चाहे वह 4 तत्व भले ही हों, लेकिन वह संविधान संघात्मक नहीं कहा जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत, वह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद संविधान की सर्वोपरिता है ही, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान का सर्वोपरि होना। लिखित संविधान, संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो इसके लिखित संविधान होने को दर्शित करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ही, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और तीसरा है संविधान की अनम्यता। अनम्यता को लेकर के मैंने बताया कि इसमें प्रोसीजर को लेकर के है, जो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो जो फ्लेक्सिबल होगा, अनम्य होगा। संविधान, भारतीय संविधान भी अनम्य है, हम उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत देख सकते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, न्यायपालिका का प्राधिकार। अब इस न्यायपालिका का किसी भी लोकतांत्रिक देश में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, वह संघात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। कार्यपालिका के लोग न्यायपालिका में नहीं आएंगे, कार्यपालिका के व्यक्ति को न्यायपालिका में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह न्यायपालिका के प्राधिकार को संवैधानिक रूप से आर्टिकल 50 के अंतर्गत दर्शाया गया, दिखाया गया है। परंतु व्यवहारिक रूप से उच्चतम न्यायालय का जो दृष्टिकोण, सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू रहा है न्यायपालिका के प्राधिकार को लेकर के, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका भारत में निष्पक्ष रही है। और उच्चतम न्यायालय, खास करके हाई कोर्ट, वह भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण के लिए या सामाजिक परिवर्तन के लिए वह न्यायपालिका के प्राधिकार को स्थापित करने में सफल रहे हैं। मैंने आपको जितने भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार से जुड़े हुए जितने भी अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा मान्यता प्रदान किए गए हैं, मैंने आपको उसको बताने का प्रयास किया है। उसके अतिरिक्त भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि केशवान भारती बनाम केरल राज्य के केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इवॉल्व करके सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को, उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार को और भी बढ़ा दिया कि उच्चतम न्यायालय किस सीमा तक नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य कर सकता है। दूसरी बात, PIL को इवॉल्व करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका के कॉन्सेप्ट को ला करके न्यायपालिका की जो अथॉरिटी है भारत में, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, उसको भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। तो हम ये कह सकते हैं PIL के आधार पर, और विभिन्न, आपने देखा होगा कि PIL इज ए गुड मीन्स, इफेक्टिव मीन्स टू एक्सपोज करप्शन। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जनहित याचिका, चाहे वह 2G स्कैम का मामला रहा हो, चाहे स्पेक्ट्रम 2G स्कैम केस का रहा हो, या इसके माध्यम से जो भी आप जनहित याचिका के माध्यम से आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के मामले हों या लोगों के अधिकार से जुड़े हुए, बुनियादी गरीबों निर्धनों के अधिकार से जुड़े हुए मामले रहे हों, वो PIL के द्वारा एक्सपोज किया गया। हम इस न्यायपालिका के प्राधिकार को दूसरा इस्टेब्लिश करने में सुप्रीम कोर्ट सहायक रही है। और जो प्राधिकार अपवादिक स्वरूप से जो प्रावधान इसमें यूनिटरी फीचर को दर्शित करते हैं, मैंने उसको भी हाईलाइट करने का प्रयास किया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम रूप से निर्णय आया कि SR बोम्मई केस में कि परिसंघात्मक भारतीय संविधान संघात्मक है, फेडरल है, यह अब इस बात को और स्पष्ट कर देता है कि हमारा नेचर, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है। पुस्तकों में, बुक्स में अभी भी ये लिखा हुआ है कि अर्ध संघात्मक, क्वासाई फेडरल यूनिटी। अब उसको आपको इन व्याख्यान के माध्यम से निश्चित रूप से आप ये समझ पाएंगे, सभी छात्र समझ पाएंगे कि संघात्मक संविधान के 5 आवश्यक तत्व क्या हैं। उन्हीं 5 आवश्यक तत्वों के आधार पर अगर हम अपने संविधान को टेस्ट कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान संघात्मक है। और जो अन्य फीचर हैं, यूनिटरी फीचर हैं, वो संघ की प्रबलता को, प्रधानता को, संघ को मजबूत करने के लिए
देश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ ये पूरा व्याख्यान आप सभी के लिए सारगर्भित होगा, आप सभी के लिए उपयोगी होगा और निश्चित रूप से यदि आप इसको आत्मसात करेंगे तो इससे संबंधित आपको कोई भी कठिनाई इस संघात्मक भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर के, संघात्मक प्रकृति को लेकर के, इस पर सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर के, संविधान के प्रावधान को लेकर के पूरी सूचना मैंने देने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।